good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Abhishek, Rahul, Ankit, Pawan, Nidhi, Palak, Utkarsh, Bhavna, Subodh, Gauri, Nidhi, Pratima, Jhilmil, Vikrant, Sonam, Prakash, Rahul, Divya, Neetu, Gagan, Palak, Shyam, Khushi, Lalu, Abhinav, Shivam, Gauri, Nidhi, Palak, Vishwajit, Pratima, Aradhana, प्रियंका, वंदना, तन्मय, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झगास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट है ना बैच है, ओनली ऑन करियरविल ऐप। और इस बैच में एडमिशन हो चुके हैं बंद, है ना, काफी दिन हो चुके हैं एडमिशन बंद हुए। अब इस बैच में किसी भी बच्चे को कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ना मिल सकती है। अब जो भी आपके भाई बंधु रिश्तेदार हैं उनसे बोलो कि पीयूष सर के अगले बैच का इंतजार करें, ठीक है। अभी आप लोगों को फिलहाल कोई भी एंट्री इस बैच में नहीं मिलेगी। माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, ठीक है, आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आए। हाँ जी, तो ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 30, इस बैच में हमने ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाया। हाँ जी, बनाओ बनाओ, क्या करूं? हाँ, तुम पहले बनाओ फटाफट, जल्दी से। यार डेली क्लास में दिक्कत हो रही है इस वाले बैच में। नहीं तो सुबह से तो सारी क्लास एकदम सही चल रही है। हम्म। अच्छा, तो दूसरा सर्वर बना रहे हो? फिर आप सारे के सारे बच्चे ना अपनी क्लास को एग्जिट करो और स्टार्ट करेंगे। प्लीज कम ऑन, 1 2 3, गो बैक एंड कम अगेन। हाँ जी, हाँ जी, ग्लिच है, वीडियो रुक रही है ना। कुछ बच्चों की वीडियो में प्रॉब्लम भी आ रही है, सभी की नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को में दिक्कत है। तो आप सारे के सारे बच्चे बेटा, जिन बच्चों की वीडियो रुक रुक के चल रही है वो सारे बच्चे बेटा बैक जाएं, रिवर्स जाएं, करियरविल एप्लीकेशन से बाहर निकलें और दोबारा से क्लास को चालू करें फटाफट से। क्या हुआ भाई? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है इस बैच में बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ लाइव हैं, इसलिए क्लास हमारी थोड़ी सी हैंग कर जा रही है, ठीक है। सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे प्यार करते हैं ना, तो सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाते हैं हमसे पढ़ने, ठीक है। उस चक्कर में हमारी क्लास बीच बीच में अटक जाती है। हाँ जी, सीपीयू के सवाल क्यों नहीं करवाते हैं, है ना। सीपीयू के भी करवाते हैं बेटा, सीजीएल के भी करवाते हैं, सीएचएसएल के भी करवाते हैं, एमटीएस के भी करवाते हैं, एएलपी के भी करवाते हैं, एनटीपीसी के भी करवाते हैं, है ना, केवीएस के भी करवाते हैं, यूपीएससी सी सेट के भी करवाते हैं, बैंक पीओ के भी करवाते हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चंस करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते भाई? हम्म। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रैक्टिस रिवीजन कहाँ से करें? रिवीजन बेटा पहले क्लास पीएनजी, शॉर्ट नोट्स विद क्लास पीएनजी। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स और हमारी बुक्स हैं दो दो मार्केट में, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो आपका रीजनिंग स्पेशल 30 बैच है, इस बैच में सबसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था डेट वॉज अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और ये चैप्टर अभी तक अगर किसी भी भाई या बहन ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मेरी उन भाइयों से और उन बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले इस चैप्टर को जरूर पढ़ लें। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, रीजनिंग की शुरुआत नहीं होगी। अगर आप रीजनिंग की शुरुआत बहुत अच्छे, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहते हो, बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हो, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। बिना इस चैप्टर को पढ़े, बिना इसकी क्लासेस का बैकअप लिए आप लोग रीजनिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जिन बच्चों का ये चैप्टर छूट रहा है वो बच्चे ये चैप्टर पढ़ लें, बैकअप ले लें। इसके बाद जो मैंने टॉपिक कराया था डेट वॉज लेटर सीरीज, यानी कि अक्षर श्रृंखला, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था डेट वॉज पेयर फॉर्मेशन, यानी कि युग्म गठन, पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, आपको सुनकर मजा ही आने वाला है, क्योंकि पहला जो चैप्टर था वो हमने 6 दिन में खत्म किया था, दूसरा 2 दिन में खत्म किया था, तीसरा हमने 2 दिन में खत्म किया। लेकिन आज मैं एक ही दिन में 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स करा दूंगा। आज एक ही दिन में 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स करा दूंगा। पहला टॉपिक है डिक्शनरी,
डिक्शनरी का क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लेटर सीरीज के बेटे 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। पेयर फॉर्मेशन बेटा 0 to 1 क्वेश्चन, 0 to 1, क्योंकि आजकल एग्जाम में पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ नहीं रहा। अल्फाबेटिकल सीरीज का बेटा 0 to 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज के। लेकिन जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, ये पता है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो बिना अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़े हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी, आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन है ना, वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन, आज हम पढ़ेंगे जंबलिंग। ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक आज ही एक ही दिन में हो जाएंगे। तो कभी कभी तो पता है क्या होता है, कभी कभी हमने 7 या 8 क्लास अटेंड करते हैं और पता है कितने क्वेश्चंस के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। और कभी कभी बेटा 3 क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाते हैं। तो ये तो खेल है। दुर्गा पूजा की छुट्टी होंगी बेटा थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे से होंगी दुर्गा पूजा की छुट्टी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, है ना, कभी कभी हमें 7-8 क्लासेस करनी पड़ती हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। पता है कौन सा चैप्टर है ऐसा? कैलेंडर। कैलेंडर की 7-8 क्लासेस होती हैं और वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। वो भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन कैलेंडर का आए भी ना, लेकिन आज आप एक ही दिन में ये 3 क्वेश्चन बेटा अपने कंफर्म कर दोगे। ये 3 क्वेश्चन आज आपके कंफर्म हो जाएंगे एक ही क्लास के अंदर। एक ही क्लास के अंदर ये 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे आज आप लोगों के, है ना। हाँ जी बेटा, ये छोटे टॉपिक हैं। अच्छा, आज के चैप्टर की एक खास बात और है। आज के चैप्टर की पता है खास बात क्या है? आज के चैप्टर की खास बात यह है, आज की क्लास के नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने हैं। आज की क्लास के नोट्स नहीं बनाने हैं। आज की जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास आपको देखनी है। यानी कि इन फ्यूचर कभी भी दोबारा आज की क्लास का रिवीजन आपको नहीं करना पड़ेगा। आज की क्लास के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की क्लास के क्वेश्चंस की अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो ना तो आज की क्लास के नोट्स आपको बनाने हैं, ना आज की क्लास का रिवीजन आपको करना है, ना आज की क्लास को इन फ्यूचर कोई प्रैक्टिस करना है। यानी कि लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस करा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बेटा हमें ना स्मार्ट वर्क करना होता है, ना कि हार्ड वर्क। एक तो होता है हार्ड वर्क, है ना, एक होता है भैया स्मार्ट वर्क। इन दोनों में मैं फर्क समझाता हूँ। इन दोनों में फर्क पता है क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, हार्ड वर्क है कि सर मुझे तो 500 क्वेश्चन बनाने हैं हर चैप्टर के। मेरे एक गुरु ज्ञानी टीचर ने कहा था कि तू 500 क्वेश्चन हर चैप्टर में लगा ले, 500 क्वेश्चन इन ईच चैप्टर। आप हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। मेरे गुरु ज्ञानी टीचर ने कहा था, इसलिए सर मैं हर टॉपिक में कम से कम 500 क्वेश्चन लगाता हूँ। ये है हार्ड वर्क, ये है गधे की तरह मेहनत। अरे भैया कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां तुम्हें 500 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो तुम 500 क्वेश्चन लगाओगे क्यों? है, जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट वर्क होता है कि हमें ये पता होता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर। हमें किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन लगाने हैं, किसी में 50 लगाने हैं, किस में 100 लगाने हैं, और किस चैप्टर में हमें 500 क्वेश्चन लगाने हैं, ये बात हमें पहले से पता होती है। दिस इज स्मार्ट वर्क। और इसी स्मार्ट वर्क के लिए हम मौजूद हैं आपके पास। हम बताएंगे आपको कि आपको किस टॉपिक में 10 क्वेश्चन की जरूरत है, किस में 50 की, किस में 100 की और किस में 500 की। और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां आपको पहले से पढ़ के आना होता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी क्लास अटेंड करो तो हमेशा रिवीजन करो। पहले कल जो मैंने पढ़ाया था वो रिवीजन करना, उसके बाद ही नई क्लास अटेंड करना। ये हर चैप्टर में आपको नहीं करना होता। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा फिर मैं कल पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा जो मैंने आज पढ़ाया है वो रिवीजन करके ही आप कल की क्लास देखोगे, वरना क्लास नहीं देखोगे। तो ये सारी चीजें स्मार्ट वर्क हम आपके लिए लाए हैं। इसमें मेहनत कौन कर रहा है? इसमें मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पे डाउट मत रखो। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को स्टैंप मत बनाओ कि नहीं सर मुझे तो 500 क्वेश्चन बनाने हैं हर टॉपिक में। ऐसा नहीं होता भाई, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, समझ रहे हो। जहां 10 क्वेश्चन से काम हो रहा है वहां 500 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जहां 500 क्वेश्चन से काम हो रहा है वहां 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, वहां 500 ही क्वेश्चन आपको चाहिए, समझ रहे हो। तो ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंडेंसी है। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्लास में लगभग 80 क्वेश्चन कराए अल्फाबेटिकल सीरीज के क्लास में,
है ना, 80 क्वेश्चन कराए ना। तो सबसे पहले तो आप ये 80 क्वेश्चन कर लो अल्फाबेटिकल सीरीज के, प्लस इसके अलावा जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आप वो सेट लगा लो बस। फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग इसके क्वेश्चन मेरी बुक से या पीवाईक्यू से करो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जो क्लास में क्वेश्चन करा दिए वो काफ़ी है, और प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया है एप्लीकेशन पे वो काफ़ी है। इसके पीवाईक्यू और मेरी बुक से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की। लेटर सीरीज में जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए, लगभग 50 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, पहले तो आप वो अटेंड कर लो। प्लस फिर लेटर सीरीज में आपको मेरी बुक की और मेरे पीवाईक्यूज की जरूरत आपको पड़ेगी। हाँ, लेटर सीरीज में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पीवाईक्यू की और मेरी बुक के क्वेश्चंस की। लेटर सीरीज में तो आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया था आपको, चलो अब बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर चैप्टर में मुझसे पूछ लिया करना, सर इस चैप्टर के क्वेश्चंस की हमें कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, लास्ट वाले दिन पूछ लिया करो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको सिर्फ क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट है ना अपने इस एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, करियरविल एप्लीकेशन पे, बस आप वो प्रैक्टिस सेट लगा लो और क्लास के क्वेश्चन लगा लो। लेटर सीरीज में आप क्लास के क्वेश्चन लगा लो, एप्लीकेशन के प्रैक्टिस सेट की लेटर सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक का प्रैक्टिस सेट लगाओ, और पीवाईक्यू जो है बुक मेरी, जिसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दी गई है, और पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिली है। इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है, आपके पास पीवाईक्यू बुक भी नहीं है मेरी, है ना, अगर आपके पास मेरी इन दोनों में से कोई किताब नहीं है, तो नहीं खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, और नहीं खरीदना चाहते हो तो पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो आप ये जो प्रैक्टिस है ना लेटर सीरीज की, पीवाईक्यू के क्वेश्चन से कर लेना, जरूर कर लेना। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन जो क्लास में क्वेश्चन कराए ना, बस उतने ही क्वेश्चन काफी हैं, अलग से ना तो प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, ना ही कोई पीवाईक्यू के क्वेश्चन की जरूरत है। सिर्फ जो क्लास में कराया है वही काफी है। उसके अलावा ना तो प्रैक्टिस सेट की लगाओ क्वेश्चंस, ना ही है ना पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओ, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बेटा ये जो तीनों टॉपिक है इसमें सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की ही जरूरत है, अलग से ना तो प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, ना ही पीवाईक्यू की जरूरत है। तुम्हें समझ रहे हो? हाँ, इसके अलावा जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में तुम्हें पता है किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैं क्लास पहले ही बता दे रहा हूं मैं, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी प्रैक्टिस करने हैं, जो मैंने एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस मेरी कोई जो बुक है आपके पास वाइट वाली अगर है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्लस पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के भी है ना आपको वो चैप्टर लगाना है पीवाईक्यू से। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं छोड़ना। कोडिंग डिकोडिंग में क्लास के क्वेश्चन भी लगाने हैं, एप्लीकेशन पे जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लगाना है, मेरी बुक का भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, और पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग में ये चारों चीजें आपको करनी है, इनमें से कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते, इनमें से कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए 2 चीजें, लेटर सीरीज के लिए 3 चीजें, पेयर फॉर्मेशन के लिए 1 और इन टॉपिक्स के लिए 1। अब आप समझ गए? और यकीन मानो ये मेरे 15 साल का तो एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैंने शुरू किया था पढ़ाना 2013 से शुरू किया मैंने पढ़ाना। ठीक है, ये जो कंपटीशन है ना, इस कंपटीशन को मैं रीजनिंग में 2013 से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा 13 से 2024 की अगर मैं बात करूं तो कितने साल हो गए भैया? 11 साल हो गए। तो 11 साल तो मैंने अपने सामने पेपर देखे हैं, और जब मैंने 2013 में पढ़ाना शुरू किया था तो पिछले जो 5 साल के पेपर थे ना, पिछले 5 साल के पेपर, उन पेपर्स को एनालाइज करके मैंने पढ़ाना शुरू किया था। पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया था, उसके बाद ही तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ऐसे थोड़ी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो कहने का मतलब है, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस देखोगे तो 11 साल का, अगर नॉलेज एक्सपीरियंस देखोगे तो बेटा लगभग लगभग कितने साल की हो गई है ना, 15-16 साल की हो गई है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस तो 11 साल का, नॉलेज एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड का 15 से 16 साल। तो पिछले 15-16 सालों में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक की कितनी अहमियत है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें हमें पता है। तो इसीलिए आप दिमाग से ये टेंशन निकाल दो कि रीजनिंग मुझे कैसे कवर करनी है। तो आप रीजनिंग की चिंता मत करो, जितना मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में बस उतना कर लो, और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा एफर्ट रीजनिंग में बिल्कुल भी मत लगाओ। आपको कुछ नहीं सोचना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये क्लासेस अटेंड करनी है, जो बता रहा हूं सिर्फ उतना करना है, बात खत्म, बात खत्म, बस। तो इसीलिए चिंता बिल्कुल निकाल दो। कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में बेटा कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और वो तो कंफर्म क्वेश्चन 4 से 6, मतलब अगर हम सारी कोडिंग की बात कर लें तो 4 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, है ना, कोडिंग सीरीज, कोडिंग एनालॉजी, कोडिंग क्लासिफिकेशन, इन सबको मिला के 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी की। आपने बहुत सारी बातें मुझसे कर ली, बहुत कुछ मुझसे समझ लिया, क्योंकि एक बच्चे को डाउट हो रहा था नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। उस बच्चे ने मुझे कल भी परेशान किया था, आज भी उसने क्लास शुरू होते ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर मुद्दा उठाया, इसलिए मैंने उस बच्चे के चक्कर में ये सारी बातें आपको समझाई, लेकिन आपका फायदा ही हो गया। ठीक है, तो भाई जिसको टेंशन है कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन, जिसको अपने दिमाग में मोहर लगाई हुई है हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन, तो बेटा वो अपने दिमाग से मोहर निकाल दे। अब आज के बाद मुझसे मत कहना कि सर इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। समझ रहे हो कि तुम्हें कितने क्वेश्चन हमें कराने हैं। हाँ जी बेटा, बुक मार्केट में भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन मेरे यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है, जब आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो भारी सारी लिंक्स दिखती हैं। यूट्यूब चैनल पे सारी लिंक्स मैंने डाली हुई है अपने। जी, तो डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर जो डिक्शनरी टॉपिक है ना, वो इंग्लिश डिक्शनरी है। पहली बात तो हिंदी डिक्शनरी नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी है। और जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर बेस्ड होती है। इंग्लिश डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश डिक्शनरी में जो ऑर्डर यूज होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दुनिया जानती है A to Z। इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं 3 वर्ड आपके सामने रख दूं, कैट, आंट, कैट, आंट, कैट, आंट और डॉग, अगर इन 3 वर्ड्स, कैट, आंट और बॉय, अगर इन 3 वर्ड्स को तुम्हारे सामने रखा गया है, ये तीनों वर्ड अगर डिक्शनरी में देखे जाए तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा बताना जरा। सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा बताना जरा। एंड, आंट, एन, आंसर। अगर इन 4 वर्ड को डिक्शनरी में देखा जाए तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। डिक्शनरी में जो वर्ड्स रीअरेंज होते हैं ना, डिक्शनरी में जो वर्ड रीअरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंज होते हैं। डिक्शनरी में जो वर्ड्स हमारे रीअरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंज होते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे रीअरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंज होते हैं। इन 5 वर्ड को अगर मैं डिक्शनरी में रीअरेंज करूं तो कैसे रीअरेंज करूंगा। हाँ जी, डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स रीअरेंज होंगे वो अल्फाबेट। अब ये मत कहना कि सर इन सारे शब्दों को हिंदी में लिख दो, हिंदी में ये शब्द लिखे हुए नहीं मिलेंगे। एग्जाम में ये शब्द बेटा अंग्रेजी में ही लिखे होंगे। एग्जाम में ये शब्द आपको ना अंग्रेजी में ही लिखे हुए मिलेंगे, अंग्रेजी में ही। एग्जाम में ये शब्द आपको अंग्रेजी में ही लिखे हुए मिलेंगे। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले आएगा आंट, क्योंकि जो लेटर ए है वो सबसे छोटा है, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो 2 3 1। तो जब इन वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में रीअरेंज करूंगा तो पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 1, यानी कि आंट, बॉय, कैट। अगर मैं डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखूंगा तो सारे वर्ड बेटा ए से शुरू है ना, और पहला लेटर के हिसाब से तो हम बता ही नहीं सकते, तो हम दूसरा लेटर चेक करेंगे। सर दूसरा लेटर सभी में एन है, तो फिर हम तीसरा लेटर चेक करेंगे। सर तीसरा लेटर यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी कि एन सबसे पहले आएगा।
अच्छा फिर जो तीसरा लेटर है वो डी टी और एस में, डी टी एस में सर डी छोटा है, डी से बड़ा टी है, और टी से बड़ा सर, टी से बड़ा क्या है, टी से बड़ा एस है, टी से बड़ा एस है, 3124 सर सभी में पहला लेटर ओ है। तो जब पहला लेटर सेम है तो सेकंड लेटर चेक करेंगे, सेकंड लेटर सर एन है, एन है और एन है सर, यू और डब्ल्यू तो बड़े हैं तो हम एन वाले को चेक करेंगे तीसरा लेटर, सर यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं तो इसको आएगा। अच्छा सी और ई में सी छोटा है, ई बड़ा है तो पहले आएगा वंस और बाद में आएगा वन। अच्छा यू और डब्ल्यू में यू छोटा डब्ल्यू बड़ा, ये 21वां स्थान होता है, इसका 23वां होता है, 21 के बाद 23 आता है तो पहले 4 फिर 5। तो इन वर्ड्स को डिक्शनरी पैटर्न में हम इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। मुझे नहीं लगता इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को बेटा जरा सा भी 0.1% भी डाउट होगा। बताओ एनी डाउट? बहुत ही इजी प्रश्न है सर, शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है ना, है ना, वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे हमें रीअरेंज करना और कुछ नहीं करना, वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे रीअरेंज करना है। सर टी से बड़ा एस है, एक बच्चा कह रहा है टी से बड़ा, टी से बड़ा, हाँ यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, तीसरा जो लेटर है ना वो डी, डी से बड़ा एस, एस से बड़ा टी है तो पहले एस आएगा फिर टी आएगा, 3142। सेकंड वाले में मिस्टेक थी, सेकंड वाले में 3142 था, 3142। हाँ तो हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार देखने को मिलेगा जरा वो देखते हैं। भैया एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें कैसा देखने को मिलेगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन की शक्ल क्या होगी जरा ये देख लो, शक्ल और अकल, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है जरा ये देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। सर अगर मैं इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखता हूं, है ना, इन सारे वर्ड्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर सारे वर्ड में पहले दो लेटर सेम है। सर हर वर्ड में पहले दो लेटर क्या है, पहले दो लेटर सेम है। तो हम ना तीसरा लेटर चेक करेंगे कि भैया तीसरा लेटर सबसे छोटा क्या है। सर जो तीसरा लेटर है वो एच, जी, एच, एफ, एफ में एफ वाले छोटे हैं लेकिन एफ वाले सर दो वर्ड हैं, तो इनमें चौथा लेटर कंपेयर होगा, चौथा लेटर ए और चौथा लेटर एल। तो सर ए और एल में ए छोटा है, एल बड़ा है, तो पहले 5 आएगा फिर 4, पहले 5 आएगा और फिर आएगा 4, पहले 5 आएगा फिर आएगा 4। अच्छा जी एच एच में जी वाला छोटा है तो 2 आ जाएगा। अच्छा फिर एच और एच में ए और ई में ए छोटा ई बड़ा, तो 1 और 3 आ जाएगा। तो 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3। बहुत बढ़िया। सर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, तो जो तीसरा लेटर छोटा है, जो तीसरा छोटा है वो सी, सी सबसे छोटा है, और ओ और आर में ओ पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो 6 5। तो हमारा ऑप्शन बेटा 6 5 से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन 6 5 से शुरू होगा। अब जरा तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है बेटा वो छोटा है एफ, तो 6 5 के बाद 2 आएगा, 6 5 के बाद 2,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आंसर दोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आंसर दोगे। समझ रहे हो? ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आंसर दोगे। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो पहले 4 लेटर बेटा, पहले 4 लेटर हर ऑप्शन में सेम है। तो हम ना 5वां लेटर चेक करेंगे। सर जो 5वां लेटर सबसे छोटा है, 5वां लेटर जो छोटा है वो ई है। भाई साहब ई वाले 3 वर्ड है यहाँ पे, ई वाले यहाँ पे 3 वर्ड है। तो हम छठा लेटर देखेंगे। छठा लेटर बेटा बी है, एक्स नहीं है, तो बी वाले यहाँ पे 2 है। फिर ई और आर में ई छोटा है, आर बड़ा है, यानी कि 5 और 1 आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बेटा 5 1 4 आ जाएगा, 5 1 4। और लास्ट में पहले 6 लेटर ए और आई में ए छोटा आई बड़ा, तो 2 3। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है। क्लैपिंग कर ले भाई तू अपने लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है तो। पहले 2 लेटर बेटा हर वर्ड में सेम है, पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है। तो जो तीसरा लेटर छोटा है वो एफ छोटा है, एफ। अब एफ वाले भी 2 हैं, तो ए और एल। तो पहले 5 आएगा, फिर एक्सक्यूज मी, पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर जी वाला आएगा 2। और एच एच वाले बेटा 2 हैं, तो ए और ई में ए छोटा ई बड़ा, 1 3। तो 5 4 2 1 3 हमारा आंसर आया। 5 4 तो 1 3, जो कि ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि सर इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक है, क्योंकि भाई साहब आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ी। क्वेश्चन की लैंग्वेज है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी के ना विपरीत क्रम में लगाना है, विपरीत क्रम। तो बाबू हमें डिक्शनरी का क्रम नहीं चाहिए, हमें इसका विपरीत क्रम चाहिए, इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए, रिवर्स। और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा? 3 1 2 4 5। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा? 3 1 2 4 5। इसका रिवर्स ऑर्डर बनेगा 3 1 2 4 5। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप बताओ, क्या इस चैप्टर में हमें 100 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें 100 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? बताओ, क्या आपको लगता तो ना तो इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, ना ही हमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना क्लास में कर लिया उतना काफी है। बस हमें समझना था कि किस तरीके से हमें ऑप्शंस को डील करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं।
बेटा तीसरे स्थान पर क्या आएगा, हमें बताना है थर्ड प्लेस पे क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इन वर्ड्स को देखता हूं तो यू 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 यू, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं सेकंड लेटर, तो जो सेकंड लेटर है बेटा सबसे छोटा, वो क्या है, सेकंड लेटर सबसे छोटा एन है। एन है सेकंड लेटर इसके, लेकिन ये पहले तीन लेटर, तो ये क्यू है, ये टी है। तो अगर मैं क्यू और टी पे ध्यान दूं तो बाबू क्यू छोटा है, टी बड़ा है। तो पहले 7 आएगा फिर 6 आएगा, पहले 7 आएगा फिर 6 आएगा, है ना, पहले 7 आएगा फिर 6 आएगा। क्यू और टी पे ध्यान दे तो बहुत बढ़िया। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इन दोनों में पहले क्या आना है, इन दोनों में दूसरा क्या आना है। हमें पहले दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो तीसरा वर्ड चाहिए। तो बेटा यूएन के बाद जो तीसरा सबसे छोटा लेटर है वो है आर। अच्छा, आर वाले हमारे पास दो वर्ड हैं, उर्वशी और यूरेनियम। अब उर्वशी और यूरेनियम में ए छोटा है या वी छोटा है? सर ए छोटा है। तो पहले दो तो ये हो गए और तीसरा हो जाएगा यूरेनियम। तो हमें फर्स्ट टू में ये पता लगाने की जरूरत नहीं थी। उर्वशी का जो प्लेस होगा वो फोर्थ प्लेस होगा बेटा, उर्वशी से पहले यूरेनियम आएगा। हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, हमें बस रिक्वायरमेंट है प्यूसर की है ना। हाँ जी, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रीअरेंज करो, थर्ड प्लेस पे कौन आएगा मेरे भाई? पहला और दूसरा कौन है? सर हमें पता है पहला गेयर्स है। सर ई सबसे छोटा है, ई लेटर सबसे छोटा है, तो ये तो सबसे पहले स्थान पर आ गया। फिर ओ वाले आएंगे दूसरे तीसरे पे, ओ दूसरे तीसरे पे आएंगे, जिसमें से गोवा आएगा दूसरे पे। तो तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? गोवा अगर सेकंड प्लेस पर है तो गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, है ना, गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर। चलिए साहब, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी। अब बताओ, डिक्शनरी में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या डिक्शनरी में इससे ज्यादा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो 10 क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैंने तो सिर्फ 6 क्वेश्चन करा है क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। फिर तो देखो मूर्ख बनाने वाली बात है और आप लोगों का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इन मतलब मैं टाइम वेस्ट कराता रहूं आप लोगों का प्रैक्टिस करा करा के, इसमें जरूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ मैंने इसलिए करा दिया ये क्वेश्चन ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ, डिक्शनरी का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो कम से कम ये लैंग्वेज पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि अच्छा ये तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, आप तुरंत समझ जाओ। चलिए, दिस इज द वर्ड फॉर्मेशन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक है ना, जो वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक है, ये टॉपिक बेटा डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान डिक्शनरी के क्वेश्चन में बेटा एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नहीं समझ आया ये क्वेश्चन। चलो भाई, जिसको समझ नहीं आया वो मुझे एक बात बताए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानते हो आप क्या होती है? अंग्रेजी वर्णमाला जानते हो? ABCDEFGHIJK, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज? नहीं पढ़ा तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। चलो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार एक बच्चे ने कमेंट किया है सर हमको नहीं समझ आया। मेरा दिल टूट गया है ये सुनकर कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? धरती पे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ना समझ पाए? फिर भी हम कोशिश करेंगे दोबारा से अपना जी जान लगा के आपको समझाने की। चलिए, आप जानते हैं, बच्चा कह रहा है कि हाँ सर मैं जानता हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से। चलो बच्चे, सही बात है। ये बताओ बच्चे, ये सारे जो वर्ड शुरू हो रहे हैं, इन सारे वर्ड का पहला लेटर क्या है? बच्चे, इन सारे वर्ड का जो पहला लेटर है वो जी है। तो पहला लेटर सारे वर्ड का एक जैसा है, उसके हिसाब से हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड है जो सबसे छोटे लेटर से शुरू हो रहा है। तो पहला लेटर अगर सेम है तो बाबू आप दूसरा लेटर चेक करो, दूसरा लेटर बेटा किस वर्ड में सबसे छोटा है।
वर्ड का जो दूसरा लेटर है वो सबसे छोटा, बाबू जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ। दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो आर है, क्योंकि पहला वर्ड आर से शुरू हो रहा है। दूसरा वर्ड मेरा ओ से शुरू हो रहा है। तीसरा वर्ड मेरा यू से शुरू हो रहा है। चौथा वर्ड मेरा आर से शुरू हो रहा है। पांचवें वर्ड का जो दूसरा लेटर है वो ओ है, और छठे वर्ड का जो दूसरा लेटर है वो ई है। तो ये सेकंड लेटर है बेटा हर वर्ड के। इन सारे लेटर्स में से सबसे छोटा लेटर कौन सा है? क्योंकि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही इन वर्ड्स को रखा जाता है। समझ लो, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जो दूसरा लेटर इनमें से सबसे छोटा होगा वही वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सर इन सारे लेटर्स में सबसे जो छोटा लेटर है वो ई है, यानी कि जिस वर्ड का सेकंड लेटर ई है वही वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। अगर इन 6 वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढते हो तो इन 6 में सबसे पहले डिक्शनरी में आपको गियर्स दिखाई देगा। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या दिखाई देगा? गियर्स दिखाई देगा। है, इतना समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो ई हटा दो। अब जो बाकी के वर्ड्स बचे हैं इनमें सबसे छोटा लेटर क्या है? इनमें सबसे छोटा लेटर है ओ। तो बेटा ओ वाले मेरे पास 2 वर्ड हैं, एक तो गोमती है, एक गोवा है। तो बाकी के तीनों वर्ड से बेटा गोमती और गोवा वर्ड जो है वो डिक्शनरी में पहले रखे जाएंगे। अब तुम ये डिसाइड करो कि गोमती और गोवा में से पहले कौन आएगा। तो बेटा पहले 2 लेटर तो मैच कर गए, तो तुम तीसरा लेटर चेक करो कि तीसरा जो लेटर है इन दोनों वर्ड में वो छोटा क्या है। छोटा सर ए होता है, छोटा सर एम होता है। सर ए छोटा होता है, एम बड़ा होता है, इसीलिए गोवा सर पहले आ जाएगा। किससे पहले आ जाएगा? गोवा। गोवा पहले आ जाएगा किससे? गोमती। तो गोवा के बाद गोमती। तो जब डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखोगे या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जब इन वर्ड्स को रीअरेंज करोगे तो सबसे पहले स्थान पे गियर्स आएगा, दूसरे स्थान पे गोवा आएगा, तीसरे स्थान पे गोमती आएगा। और हमसे यही पूछा था कि कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। अब मुझे बता भाई, क्या दिक्कत है? अगर वास्तव में अभी भी दिक्कत है ना, तो बेटा फिर तुम्हारे चूल्हे में गीली लकड़ियां पड़ी हैं। फिर तो तुम कितनी भी आग लगाने की कोशिश करो, आग नहीं लगेगी। तुम्हें उन लकड़ियों को पहले सुखाना पड़ेगा। हाँ जी। हम्म। या फिर बेटा तुम बचपन में जरूर सर के बल गिर गए थे। अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी मैं कहीं बचपन में सर के बल गिरा तो नहीं था। या फिर आप पूछना अपनी मम्मी से, मम्मी मैं बचपन में कभी सर के बल तो नहीं गिरा था। हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेटा डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। वर्ड फॉर्मेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन बनता है वर्ड फॉर्मेशन में कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है वर्ड फॉर्मेशन में कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। है ना? 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एक क्वेश्चन बनता है विच कैन नॉट बी फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन बनता है विच कैन बी फॉर्म्ड, दूसरा क्वेश्चन बनता है विच कैन बी फॉर्म। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कैन नॉट बी और कैन बी। 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कैन नॉट बी और कैन बी। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा? सर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा कि कैन नॉट बी बनाना है या कैन बी बनाना है। यहाँ पर है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हमें वो वर्ड छांटना है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। बताओ सर एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे 2 बार पी का यूज हुआ, जबकि ऊपर मेरे पास सिर्फ एक ही पी है, सिंगल। ऊपर सिंगल पी है, जबकि नीचे जो एप्लीकेशन वर्ड है उसमें 2 बार पी लेटर का यूज हुआ है, इसीलिए जो एप्लीकेशन वर्ड है उसको मैं नहीं बना सकता। बस ये तुम अब क्वेश्चन अपनी मम्मी से पूछोगे ना, अपनी मम्मी से, नानी से, दादी से, दादा से, नाना से, है ना, या फिर अपने छोटे भाई बहन से तीसरी चौथी क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे बिना किसी टीचर की हेल्प के। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता।
ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा लेटर है ऐसा कौन सा लेटर है जो ऊपर वाले लेटर ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? हाँ जी, कंटेन नहीं बना सकते, नेशन नहीं बना सकते, मेंशन नहीं बना सकते, या कंट्रोल नहीं बना सकते। कंट्रोल बनाने के लिए मुझे एल चाहिए और ऊपर कहीं भी एल लेटर प्रेजेंट नहीं है, तो जो कंट्रोल वर्ड है उसको मैं नहीं बना सकता। एक बच्चा कह रहा है जिनको वोकैब नहीं आती वो, अबे इसमें भाई साहब, इस बच्चे के लिए सारे बच्चे खड़े होकर तालियां बजा दो जरा। हाँ जी, इस बच्चे को 21 तोपों की सलामी दी जाए। तुम बेटा मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। अबे इसमें इंग्लिश वोकैब का क्या लेना? हे भगवान, मतलब डिक्शनरी में और वर्ड फॉर्मेशन में इंग्लिश वोकैब का क्या लेना देना? तुम्हें इन शब्दों के मतलब से क्या, तुम्हें तो लेटर्स मैच कराने हैं, ये लेटर ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन में इंग्लिश वोकैब का क्या लेना देना है? इनके हिंदी में मतलब क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस लेटर की पोजीशन चेक करनी है कि किस लेटर की पोजीशन छोटी है किसकी बड़ी। इसमें ये वाला जो लेटर है, अबे वोकैब का क्या लेना देना है इसमें? है, तुम तो बिल्कुल ही गधे हो यार। हाँ, इंग्लिश वोकैब बेटा इसके बाद काम आएगी। इसके बाद जब मैं जम्बलिंग पढ़ाऊंगा ना, जम्बलिंग में इंग्लिश वोकैब काम आती है। और बिना इंग्लिश वोकैब के एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे ने बिल्कुल सही कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि इस बार का जो सीजीएल 2024 प्रीलिम्स का पेपर दिया देखा होगा आपने, सारे क्वेश्चन वोकैब पर बेस्ड थे, सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में। बट तुम कहोगे सर मैं तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम में तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो तुम्हें इसमें अंग्रेजी की जरूरत भी नहीं है, इंग्लिश वोकैब की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अब तुम अब तुम कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया, विच कैन नॉट बी या विच कैन बी, तो सर हम कैसे डिसाइड करें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बाबू अब आपको क्या करना है, ये चारों ऑप्शन चेक करना है। इन चारों में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो बनने वाले होंगे, तो हमारा आंसर होगा ना बनने वाला। या फिर इन चारों में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो ना बनने वाले होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो फाइंड ऑड वन आउट पे होगा। अब ऑड वन आउट को कैसे छांटोगे? तो बेटा 3 वर्ड होंगे एक जैसे, 3 वर्ड होंगे ना बनने वाले तो बनने वाला आंसर है, 3 वर्ड होंगे बनने वाले तो ना बनने वाला आंसर है। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, है ना, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटना है। इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो सबसे अलग है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें कैन नॉट भी पूछा है, ना कैन नॉट भी, ना ही कैन भी। VOLT वोल्ट में बना सकता हूँ सर, TOOL टूल में बना सकता हूँ सर, VALE नहीं बना सकता सर, LOOT लूट में बना सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 ऐसे वर्ड हैं जो बन सकते हैं, एक नहीं बन सकता। तो जो ना बनने वाला वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा। ना बनने वाला वर्ड हमारा आंसर होगा सर GU, गिटार। यू नहीं है मेरे पास, गिटार नहीं बना सकता। GAME, सर मेरे पास ई नहीं है, सर गेम नहीं बना सकता। सर एग मार्क, एग मार्क के लिए मेरे पास के नहीं है, मैं एग मार्क नहीं बना सकता। मैजिक बना सकता हूँ, MAGIC। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला वर्ड होगा। इसमें जो आंसर था वो ना बनने वाला वर्ड था, है ना? गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब बताओ ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है कि नहीं है? क्या आपको इस टॉपिक में 100 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? इफ यू वांट, है, हाँ जी, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा इफ यू वांट। है, तो क्या आपको जरूरत है 100 क्वेश्चन की? चलिए साहब बताओ, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता? वो ऑप्शन छाटो जिसमें हम वर्ड को नहीं बना सकते। सॉल्यूशन को नहीं बना सकते सर, सॉल्यूशन। रिजल्ट को बना सकते हैं, रिजल्ट। मोशन को बना सकते हैं, मोशन। मोशन बनाने के लिए मुझे लेटर एम चाहिए। मोशन बनाने के लिए मुझे लेटर एम चाहिए, और ऊपर कहीं भी लेटर एम प्रेजेंट नहीं है, ऊपर कहीं भी लेटर एम प्रेजेंट नहीं है। मोशन बनाने के लिए मुझे लेटर एम चाहिए और ऊपर कहीं भी लेटर एम प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी लेटर एम प्रेजेंट नहीं है। चलिए साहब, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? सर लिमिटेशन, 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 लिप्टन, टिपिकल।
टिपिकल, म्यूचुअल, म्यूचुअल बनाने के लिए मेरे पास डबल यू की जरूरत पड़ेगी, म्यूचुअल बनाने के लिए डबल यू की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे बेटा सिर्फ एक ही यू है, मल्टीप्लिकेशन, जबकि दो यू। बेटा ये अलीगढ़ से क्लास नहीं हो रही है, ये हो रही है दिल्ली से। अलीगढ़ हमारा होम टाउन है, लेकिन रहते हम दिल्ली में हैं। ठीक है, हाँ जी, अलीगढ़ अब आएंगे, दशहरा पर आएंगे अलीगढ़। हाँ, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम नहीं बना सकते? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको हम नहीं बना सकते? ऑक्शन, ओ यू सी ओ ए यू सी टी आई ओ एन एन ए टी आई ओ एन पी आई ओ हो, पाउंड, पाउंड के लिए मेरे को लेटर डी चाहिए, और यहां पर कहीं भी लेटर डी प्रेजेंट नहीं है, मैं पाउंड नहीं बना सकता। बताओ विच कैन बी फॉर्म्ड, अब मुझे बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको मैं बना सकता हूं। विच कैन बी फॉर्म्ड, बवाल टीचर हैं सर आप। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड मैं बना सकता हूं? विच कैन बी फॉर्म्ड, डायलेक्ट, डायलेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? डायलेक्ट बनाने के लिए मैं मांगता सी, बट यहां पे नहीं देता सी, तो डायलेक्ट में नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को सी नहीं मिलता यहां पर, समझ रहे हो, है ना? हाँ जी, लिमिटेड और डायमीटर, लिमिटेड और डायमीटर, इन दोनों में से कौन सा वर्ड बन सकता है? सर डायमीटर के लिए मैं मांगता आर, लेकिन ये नहीं देता आर, तो डायमीटर नहीं बन सकता। तो कौन सा वर्ड बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं? विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा? आज की क्लास सिर्फ ऐसे देखने की है, हाथ पे हाथ रख के, ना तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ना प्रैक्टिस, ना रिवीजन, ना कुछ, हाथ पे हाथ रख के क्लास देखते रहो बस। विच कैन बी फॉर्म्ड, स्कॉट, स्कॉट, स्कॉट बनाने के लिए मेरे को क्या मांगता? ओ, लेकिन यहाँ पर ओ प्रेजेंट नहीं है। मेरे को क्या मांगता? ओ, लेकिन यहाँ पर ओ प्रेजेंट नहीं है ना? आई रिक्वायर, आई नीड, एस्टीम के लिए आई नीड लेटर एम, बट यहाँ पर लेटर एम प्रेजेंट नहीं है, तो भैया कौन सा वर्ड बन सकता है? ऑप्शन सी, क्वाइट, ऑप्शन सी, क्वाइट। चलिए, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको हम बना सकते हैं? विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं? विच कैन बी फॉर्म्ड, जल्दी से वर्ड्स को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मूवमेंट्स, MOVEMENT, MOVEMENT, मूवमेंट के लिए आई रिक्वायर 2 टाइम्स एम, बट ऊपर अगर हम देखते हैं तो सिंगल एम है, तो मूवमेंट में नहीं बना पाऊंगा। एंटरटेन के लिए आई नीड ए, बट ऊपर कहीं भी लेटर ए प्रेजेंट नहीं है, ऊपर कहीं भी लेटर ए प्रेजेंट नहीं है, ऊपर कहीं भी लेटर ए प्रेजेंट नहीं है एनवायरमेंट में, इसीलिए मैं कौन सा वर्ड बना सकता हूं? एमिनेंट। अब बताओ, जरूरत है इसमें? इसमें 100 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊं तो मैं बैठकर। चलिए, अब मैं चलता हूं जंबलिंग पर लेकर। जंबलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जंबलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लॉजिकल, एक बनता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, दैट इज इंग्लिश वोकैब, कंप्लीटली इंग्लिश वोकैब। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन बनता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कंप्लीटली जनरल नॉलेज। तो ये 2 क्वेश्चन है जंबलिंग में, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, है ना? ये हमारी इंग्लिश की वोकैब का क्वेश्चन है, ये हमारी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। यानी कि जंबलिंग में रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है। एक इंग्लिश वोकैब है, एक हमारी जनरल नॉलेज है ना? एक इंग्लिश वोकैब है, एक इंग्लिश, एक हमारी जनरल नॉलेज है। सर इन लेटर्स को ध्यान से देखो और अपने दिमाग पे जोर डालो, एक मीनिंगफुल वर्ड बन के निकलेगा इन लेटर्स का यूज करके। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन के निकलेगा? इन लेटर्स को ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो इन लेटर्स को। हाँ जी, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहाँ पर? कौन सा? मैं उस बच्चे का नाम लूंगा जो सबसे पहले मुझे मीनिंगफुल वर्ड बता के देगा।
लेकिन हमारे जो कमेंट सेक्शन है वही हैंग कर गए, इतनी स्पीड के साथ आपके कमेंट्स आए, तो आप, मैं नाम फिर क्या ही ले पाऊंगा। जम्बलिंग को हिंदी में कह सकते हो क्रम व्यवस्था, मतलब रैंकिंग हो गया वो तो। जम्बलिंग का मतलब ये होता है जम्बल्ड, है ना, अव्यवस्थित सेंटेंस होते हैं, उनको व्यवस्थित करना। सौरभ पाटिल ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। मुझे बेटा ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे वर्ड चाहिए, वर्ड। सौरभ पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सौरभ पाटिल ने सबसे पहले आंसर दिया। सेकंड पोजीशन पर है राजीव शर्मा, बहुत बढ़िया राजीव शर्मा। फिर है जितेंद्र कुमार, शाबाश। फिर है खुशी रंजन, फिर है श्रेया तलवार, फिर है विशाल शर्मा, फिर है श्रेया, दीपिका, गौरव, निधि, पवन, श्रेया, गौरव, दीप्ति। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना है ना, ये इंग्लिश हो गया आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना है वो बना है एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पर ई का प्लेस क्या है सर? ई का प्लेस 9 भी हो सकता है, 11। सर अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो बेटा ऑप्शन 9-11 से शुरू होगा, है ना, 10 से शुरू नहीं हो सकता। एन का प्लेस क्या है सर? एन का प्लेस है 10, तो 9-11 के बाद बेटा पक्का 10 आएगा। 9 के बाद 12 नहीं आ सकता, 9-11 के बाद पक्का 10 आएगा। फिर 1 आ गया दोनों ऑप्शन में, सी के लिए 1 आ गया। फिर वाई के लिए बेटा 7 आएगा, तो वाई के लिए 7 आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो वर्ड बना वो बना एनसाइक्लोपीडिया। जल्दी से बताओ बेटा यहाँ पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड बना के मेरे को बताएगा। सबसे पहले कौन मीनिंगफुल वर्ड बना के बताएगा? इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, है ना। सर इसकी कोई ट्रिक तो बता दो। बताऊंगा, इंग्लिश वोकैब के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा, हैव सम पेशेंस। बट उस ट्रिक से बेटर तो ये है कि आप मीनिंगफुल वर्ड बनाओ अपने दिमाग पे जोर डाल के, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो। अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेट सीरीज अलग अलग नहीं है, सेम ही है। उसमें क्या डिफरेंस है? अल्फाबेट और अल्फाबेटिकल एक ही तो चीज है। डिक्टेशन नहीं है, डिक्टेटर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सबसे पहले बच्चे ने बताया डिक्टेटर बेटा इन लेटर्स का यूज करके बनेगा, बट ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा। विशाल शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल शर्मा। राइटर नीतीश बिहारी, बहुत बढ़िया। सौरभ पाटिल, बहुत बढ़िया। सुबोध मुखिया, बहुत बढ़िया। विष्णु जिम्मी, है। निधि यादव, जितेंद्र, सुबोध, सुरभि, विशाल, आयुष, विष्णु, है ना, सुबोध, जितेश, गौरव, राधे, पवन, राहुल, दीपिका, प्रियंका, हिमांशु, आशीष, कंगना, भवन, भावना, अनुज सिंह, गौरव, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इंडिकेटर, बहुत बढ़िया। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? इंडिकेटर। इंडिकेटर, जहां पर आई का प्लेस या तो 3 है या 5 है। हमारा कोई भी ऑप्शन बेटा 3 से शुरू नहीं हो रहा, यानी कि 5 हमने लिया है। कोई भी ऑप्शन 3 से शुरू नहीं हो रहा। एन का जो प्लेस है भैया, एन का प्लेस 1 है, तो 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। एक बच्चे ने कहा सर मेरे को नहीं बनना है मीनिंगफुल वर्ड, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दो सर, गुरु कोई ज्ञान दो। चलिए साहब, उन बच्चों को मैं ले चलता हूं एक ट्रिक की तरफ। अगर आप मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हैं तो एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में करना है हरे कृष्णा हरे राम, चीन तपाक धुम धुम। हाँ जी, तो बेटा एग्जाम में आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। जैसे आपने पहला ऑप्शन चेक किया, 5 का मतलब है आई, 2 का मतलब है डी, 1 का मतलब है एन,
और नो का मतलब है आर। आपने देखा कि सर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है इधर इन आई डी एन से, तो सर कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं होता। सर हमने देखा ओ, सर हमने देखा चार का मतलब ओ, नौ का मतलब क्या है आर, है ना, एक का मतलब एन, और तीन का मतलब ऑर्नी, ऑर्निड। तो हमने देखा सर ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नहीं ऊपर वाले लेटर का यूज करके। लेकिन हमने देखा सर ये आई है, ये एन है, ये डी है, तो हमें ना हिंट मिल जाती है, हमें तुरंत हिंट मिल जाएगी इंडी। और जब हम ऊपर लेटर्स को देख रहे होंगे ना, तो हमारा दिमाग खुद कॉल कर लेगा, अरे सर ये तो इंडिकेटर बन गया। तो जिन बच्चों को इंग्लिश वोकैब वर्ड नहीं बनाना आ रहा है, जिनको इंग्लिश का ये शब्द नहीं समझ आ रहा है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट आंसर देते हो तो आपको लगेंगे 5 से 10 सेकेंड, और अगर आप ऑप्शन की मदद लेते हो तो आपको बेटा लग सकते हैं 10 से 40 सेकेंड। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लोगे। तो इट्स बेटर कि आप इंग्लिश वोकैब पे जोर डालो और डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा पहले 2 लेटर से हिंट ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पहले 2 लेटर से हिंट ले सकते हो कि आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो किस लेटर से शुरू होगा। ये हिंट आपको ऑप्शन से मिल जाएगी कि आपका मीनिंगफुल वर्ड किस ऑप्शन से, किस लेटर से शुरू होगा। देखिए कि यहाँ पे साथ क्या है, ई। सोच के देखो, ई से कोई शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, या फिर क्यू। तो अब आप लोग सोच के देखो कि आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है या तो ई से शुरू होगा, या फिर यू से शुरू होगा, या फिर ई से शुरू होगा, या फिर क्यू से शुरू होगा। तो अब आप लोगों को देखना है कि इन लेटर्स का यूज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो ई, यू या फिर क्यू से शुरू करना है। इतनी हिंट आप ऑप्शन से ले सकते हो, इतनी हिंट आप ऑप्शन से ले सकते हो, है ना। अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हो तो एटलीस्ट इतनी हिंट तो आप ऑप्शन से ले लो। जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ई से बनेगा, क्यू से बनेगा, यू से तो सर नहीं बनेगा, यू से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनना। सर क्यू से क्वेश्चन बना है, क्यू यू, लेकिन ये क्यू ए है, क्वेश्चन में बेटा क्यू यू आता है। तो हम श्योर हो गए सर ई से ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और यहाँ पे ई से मीनिंगफुल वर्ड बहुत बढ़िया बेटा, है ना, सोनम, सुबोध, राधिका, राधा, है ना, पवन, निधि, रमकेश, जितेंद्र, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है ना, 7 के बाद 3 है ई यू, 7 के बाद 5 है ई क्यू। सर ई क्यू से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है इक्वेशन, जी हाँ इक्वेशन, यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखा। तो हम ऑप्शन से थोड़ी बहुत हिंट तो ले सकते हैं, है ना। जैसे कि 5 का मतलब है ए, 4 का मतलब है वी, वी और 6 का मतलब है, 6 का मतलब भी ए है। तो अब आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, या तो आप ए से शुरू करो उस मीनिंगफुल वर्ड को, या फिर आप वी से शुरू करो। वी से शुरू करो या ए से शुरू करो, सोच कर देखो, दिमाग पे जोर डालो, ए और बी में से, ए और वी में से किस लेटर का यूज करके आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। दिमाग पे जोर डालो। हाँ जी, इस बार सबसे पहले जो आंसर आया है वो आंसर आया, देखो, अनुज सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश। गलत जवाब था, अनुज सिंह सही था। सागर सिंह, दीपा, दीपा, आहा, अरे यार इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ नाम। भावना, सुबोध, आयुष, अंकेश, बहुत बढ़िया। बेटा क्वेश्चन यहाँ पर वेरिएशन है, वेरिएशन यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख गया हमें, वेरिएशन। ए, बेटा 5 या 6, बेटा ए के बाद, सॉरी वी के बाद बेटा 5 या 6 आएगा। तो वी के बाद 8 तो नहीं आ सकता, वी के बाद 5 या 6 आएगा, वेरिएशन। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो वेरिएशन। बेटा 5 और 7, 5 का मतलब टी है, 7 का मतलब एस। या तो मीनिंगफुल वर्ड बेटा एस, और 5 का मतलब होता है टी, एस टी से शुरू होगा, या फिर टी से शुरू होगा, या फिर एस आर। एस आर से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड होता नहीं है अगर ऊपर वाले लेटर का यूज करके देखें। अब सोच के देखो आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है या तो एस से शुरू है या टी से शुरू है। अब सोचो इन लेटर्स का यूज करके कोई एस से शुरू करने वाला मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, एस से शुरू करने वाला मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, बहुत बढ़िया। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग के घोड़े दौड़ा फटाफट से। सर यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, और वो मीनिंगफुल वर्ड है स्ट्रेंजर।
वो मीनिंगफुल वर्ड है स्ट्रेंजर, जहां एस का प्लेस कितना है 7, एस का प्लेस कितना है 7 है, टी का प्लेस कितना है 5 है, तो 7 के बाद 5 आएगा, 7 के बाद 5 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ बेटा, या तो ओ से शुरू होगा या फिर पी से शुरू होगा या फिर एन से शुरू होगा हमारा मीनिंगफुल वर्ड। अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड या तो ओ से शुरू होगा या पी से शुरू होगा या एन से शुरू होगा। ध्यान से देखो बेटा इन लेटर्स को कि आपका मीनिंगफुल वर्ड किससे शुरू होगा। सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या है, प्रिजन। पी का नंबर 4 है, आर का नंबर 2 है, आई का नंबर कितना है 6 है, 4 2 6, 4 2 6, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए साहब, यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या तो शुरू होगा एच से या फिर शुरू होगा ए से या फिर शुरू होगा एस से। तो सोच के देखो, इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो शुरू होना चाहिए एस से। तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, दिमाग पे जोर डालो बेटा, एस से शुरू होगा वो मीनिंगफुल वर्ड। हाँ जी, एस से शुरू होगा मीनिंगफुल वर्ड, दिमाग पे जोर डालो जल्दी से। एस से शुरू करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं, जल्दी से दिमाग पे जोर डालो फटाफट से। एस से शुरू करते हुए कौन सा मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं, एस से शुरू करके। जी हाँ सर, यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एस्टैब्लिश। यहाँ पर जो मीनिंग, हालांकि एस्टैब्लिश बेटा ई से भी शुरू होता है, एस से भी शुरू होता है। एस का प्लेस कितना दे रखा है यहाँ पे, 6 दे रखा है, 6 नंबर। हालांकि एस बेटा 1 नंबर पे भी है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 6। टी का प्लेस कितना है, टी का प्लेस 5, तो 6 के बाद 5 आएगा, 6 के बाद 5 ऑप्शन सी में है। चलिए साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस 2022 का है। जल्दी से बताओ बेटा, इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आपका मीनिंगफुल वर्ड बेटा 2 का मतलब क्या है, एन है, 2 का मतलब क्या है एन, और 4 का मतलब एस। या तो मीनिंगफुल वर्ड बेटा एन से शुरू होगा या एस से। सोच के देखो, इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो मीनिंगफुल वर्ड या तो एन से शुरू होना चाहिए या एस से शुरू होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इन लेटर्स को, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ई एन टी एस टी डी यू, एस एन। अच्छा, और थोड़ी सी हिंट लेनी है, 437 437, तो इसी ऑप्शन की उम्मीद सबसे ज्यादा है। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे टी है, 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे यू है, स्टू। अब तो तुम तुरंत ही समझ गए होंगे, सर ये तो स्टूडेंट है, सर ये तो स्टूडेंट बन गया, एस टी यू एस टी यू। 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे डी है, और 1 नंबर पे ई है। तो बेटा स्टूडेंट कहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन बी से बनता हुआ दिख रहा है, स्टूडेंट। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्टूडेंट। तो थोड़ी हेल्प हम ऑप्शन की भी ले सकते हैं, थोड़ी हेल्प हम अपने दिमाग की लेंगे, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है बेटा, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो या तो शुरू होगा एन से या फिर शुरू होगा पी से या फिर सी से या फिर पी से। सोच के देखो बेटा, और 246 के 2 ऑप्शन है, तो इसी ऑप्शन की उम्मीद सबसे ज्यादा है। 4 नंबर पे ई है, 6 नंबर पे पेन, पेन से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ऊपर पेन से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन, झूठ तो नहीं कह रहे सर, ये मेंस का क्वेश्चन है। सर यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पेंसिल। यहाँ पर 3 नंबर बेटा सी के लिए, 5 नंबर तो 1 नंबर एल। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो पेंसिल बनेगा, और ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, या तो ई से शुरू होगा मीनिंगफुल वर्ड, 6 नंबर पे क्या है जेड, 4 नंबर पे क्या है पी। बेटा जो रिपीट हुआ है उसी ऑप्शन के सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी सबसे ज्यादा 5 पे क्या है, 5 पे क्या है यू, तो पी यू। 1 पे क्या है ई, 6 पे क्या है जेड। देखना कोई मीनिंगफुल वर्ड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पजल। अरे ये तो बन गया सर, तो यहाँ पर क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पजल। तो 2 नंबर पे भी जेड होगा, 3 नंबर पे एल होगा, और 1 नंबर पे ई होगा। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो बना पजल।
हाँ जी, ये भी बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बेटा चार 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 3 बार रिपीट हुआ है, तो पक्का मीनिंगफुल वर्ड हमारा सी से शुरू होगा, है ना। और सी के बाद क्या आएगा? 1 नंबर पे आर है, 3 नंबर पे क्या है? ए है। 3 नंबर पे एक नंबर वाला 2 बार रिपीट हुआ, तो इन दोनों की उम्मीद है सही होने की। 2 नंबर पे ई है, 2 नंबर पे ई है, 3 नंबर पे क्या है? ए है, 3 नंबर पे ए है, 5 नंबर पे क्या है? टी। तो यही ऑप्शन सही होगा। क्रिएट 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 से क्या बन जाएगा? क्रिएट से क्या बन जाएगा? क्रिएटिव। क्रिएटिव 6 नंबर पे आई, 7 नंबर पे बी, 8 नंबर पे ई। क्रिएटिव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिएक्टिव नहीं बेटा, क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। हाँ जी, चलिए अब हम चलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब हम बेटा वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। अभी तक हम लेटर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे थे, जो कि हमारी इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करने, जो कि हमारी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पहले हमने इंग्लिश वोकैब पढ़ी, अब हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। तो बेटा घर, सड़क, कमरा, कस्बा। सर सबसे पहले इसमें क्या आएगा? कमरा। भैया कमरा कहाँ होता है? कमरा सर हमारे घर में होता है। कमरा कहाँ होता है? हमारे घर में होता है। घर कहाँ होती है? सर घर होता है सड़क पे। घर कहाँ होता है? सड़क पे। सड़क कहाँ है? सड़क है कस्बे में। और कस्बा कहाँ है? कस्बा है जिला के अंदर। 31245 31245 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले डॉक्टर आएगा, पहले बुखार आएगा, पहले दवाई आएगी, पहले चिकित्सा की दुकान। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले आएगा बुखार। पहले बुखार आएगा, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए गलत। पहले बुखार आएगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है सर, पहले बुखार आएगा तभी डॉक्टर को बुलाएंगे, तभी मेडिकल शॉप पे भेजेगा दवाई लेने के लिए। सर पहले पल्प आएगा, प्रिंट, पेपर, परचेस, पब्लिश। पल्प का मतलब लुगदी, यानी कि जब हम पेपर तैयार करते हैं ना, तो लकड़ी से सबसे पहले पल्प बनाया जाता है। उसी के बाद बेटा पल्प के बाद ही हमारा कागज बन के तैयार होता है पेपर। तो बताओ पल्प, प्रिंट, पेपर, परचेस, पब्लिश। सर सबसे पहले पल्प, सबसे पहले लुगदी लेंगे। लुगदी से क्या तैयार हो जाएगा? सर लुगदी से तैयार हो जाएगा कागज, और कागज की क्या करेंगे हम? प्रिंटिंग। और जैसी कागज की प्रिंटिंग कर देंगे, जैसी कागज की प्रिंटिंग कर देंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? पब्लिश। और पब्लिश के बाद उसकी फिर खरीद हो जाएगी। तो 13254 13254 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले बीज, फल, पौधा, भोजन। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बीज बनता है, सबसे पहले फल बनता है, सबसे पहले पौधा या भोजन? सर सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है बीज होता है, बीज। और बीज से क्या निकलता है? बीज से निकलता है पौधा। बीज से निकलता पौधा। पौधे में क्या होते हैं? पौधे से बनते हैं फल। और फल हमारा क्या है? फल हमारा है भोजन। 1324 1324 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर सबसे पहले लकड़ी लोगे, किताब लोगे, कारखाना लोगे, कागज या छपाई? सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले लकड़ी लेंगे। लकड़ी को कहाँ भेजेंगे? लकड़ी को भेजेंगे कारखाने में। कारखाने में क्या बनेगा? कारखाने में बनेगा कागज। कागज, कागज की क्या होगी? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग, कागज की प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग से क्या तैयार होगी? किताब तैयार होगी। 13452 13452। चलिए साहब, सबसे पहले क्या लोगे? खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सबसे पहले क्या रखते हैं? खिड़की रखते हैं, दीवार, फर्श, नींव। सर सबसे पहले तो नींव रखी जाती है ना। अच्छा नींव रखी जाती है तो फिर उस पर दीवार खड़ी होती है, नींव पे दीवार खड़ी होती है। और दीवार में क्या निकालते हैं सर? दीवार में हम निकालते हैं खिड़कियां। दीवार में खिड़कियां निकालते हैं। फिर खिड़की हम बेटा लेंटर डालते हैं, छत डालते हैं, छत। और सबसे लास्ट में डालते हैं फर्श। और जैसे ही फर्श डालते हैं हमारा कमरा बन के तैयार हो जाता है। 42153 42153। ठीक है। सबसे पहले बेटा पुलिस आएगी, सजा होगी, अपराध। अपराध सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले तो अपराध होगा, क्राइम। सबसे पहले तो अपराध होगा, क्राइम। और जैसे ही क्राइम होगा तुरंत पुलिस आएगी। जैसे ही क्राइम होगा सब, उसके बाद तुरंत पुलिस आएगी। और पुलिस पुलिस हमें क्या ले जाएगी? पुलिस हमें ले जाएगी है न्याय दिलवाने। पुलिस हमें न्याय दिलवाने ले जाएगी कोर्ट में। हालांकि पुलिस कोर्ट में नहीं ले जाती, थाने में ले जाती, लॉकअप में तुड़ाई करने, है ना। हाँ जी। और वहां पे फैसला लिया जाएगा। वहां पे क्या निर्णय लिया जाएगा? सजाए मौत। चलिए साहब 31452 31452।
सबसे पहले बेटा बचपन आएगा, वयस्कता, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। सबसे पहले चाइल्डहुड आता है, अडल्टहुड, इन्फेंसी, एडोलनेस, बेबीहुड। सर अगर ध्यान से देखें, इन्फेंट छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना, 3 सबसे पहले आएगा। सर अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, एक ही ऑप्शन 3 से शुरू है, बात खत्म। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन की भी मदद लेनी है, ये नहीं है कि सारे तुम्हें रीअरेंज करने हैं। तुमने देखा इन्फेंट सबसे पहले आएगा, ये पैदा होते ही बच्चा 0 to 6 मंथ है ना, शिशु अवस्था, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। सर सबसे पहले वर्ष आएगा, पखवाड़ा, मंथली। देखो वर्ष होते हैं 365 दिन, 366 भी होते हैं। फोर्टनाइट होते हैं 15 दिन, 14 दिन भी होते हैं। मंथली होते हैं 30 दिन, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। डेली होता है 1 दिन, और वीक होता है 7 दिन। तो सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1 दिन आएगा, 1 डे। 4 आएगा सबसे पहले, है ना, 1 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद महीना। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। ये बताओ सर, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो आगमन होगा ना, सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे, अराइवल। सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, पहुंचने के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन के बाद फिर डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा, और लास्ट में सिफारिश लगती है, लास्ट में सिफारिश, रिकमेंडेशन। 3-5-1, 3-5-1-4-2, और इसी के साथ आज की सेवा हो गई समाप्त। तो भैया कितने क्वेश्चन निपटा दिए, 3 टॉपिक निपटा दिए हमने, 3 क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्म हो गए। तो कभी कभी बेटा 10 दिन में 1 क्वेश्चन कंफर्म होगा, कभी कभी एक ही दिन में 10 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट टॉपिक, है ना। चलिए साहब, तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।